आज हम बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, देखिए ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कंटेंट तो हम आप लोग के ग्रुप में डाल दिए थे। अब हम उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स में देखते हैं। कंटेंट आपको भेजा जा चुका है, मतलब आप लिख लिए होंगे या पढ़ाने के बाद लिख लीजिएगा। फिलहाल हम बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सब लोग समझिए, टेंशन दीजिए। देखिए बाइनरी ट्री को हम कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से सुनिए, बाइनरी ट्री को कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखिए हम लिखते हैं बाइनरी ट्री को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, यानी बाइनरी ट्री को कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर सीक्वेंशियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअल में बाइनरी ट्री के नोड को स्टोर करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। यानी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी ट्री के हर नोड को, हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम इसको समझते हैं एग्जांपल से। अभी हम एक मिटा देते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, फिलहाल हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हम क्या बताएं कि सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए में हम लोग बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो एरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एग्जांपल में सबसे पहले एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। जैसे देखिए एक बाइनरी ट्री हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये अभी आपके सामने बना हुआ एक बाइनरी ट्री है, जिसको हम एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से समझिए, देखिए अगर कोई बाइनरी ट्री जिसका कोई बाइनरी ट्री टी जिसका डेप्थ अगर डी हो, तो ऐसे सिचुएशन में उस बाइनरी ट्री को, डी को स्मॉल में लिखते हैं, अगर कोई बाइनरी ट्री टी जिसका डेप्थ डी हो, तो उस बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर, एक्चुअल में उस बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितना नोड हो सकता है, तो 2 टू द पावर डी माइनस 1 नोड्स हो सकता है। देखिए एक्चुअल में इस बाइनरी ट्री को एरे से रिप्रेजेंट करने से पहले हमको ये जानना होगा कि इस बाइनरी ट्री में कितने नोड हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, और सबसे पहले यही पता करना होगा। तो ये पता हम कैसे करेंगे, तो हम बताए एक फॉर्मूला कि अगर एक बाइनरी ट्री टी जिसका डेप्थ डी है, तो उस बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितना नोड होगा, 2 टू द पावर डी माइनस 1 नोड्स होगा। जैसे अभी इस एग्जांपल में देखिए जो बाइनरी ट्री है इसका डेप्थ कितना है, 3। कैसे, 1 2 3। हम बताए कि हाइट और डेप्थ को काउंट करना। इसका डेप्थ कितना है, 1 2 3, यानी इस ट्री टी का डेप्थ कितना है, 3 है। इसका मतलब इस फॉर्मूला को लगाइए, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना नोड, 7 नोड्स। यानी इस बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 नोड हो सकता है, 7 नोड्स हो सकता है। इसका मतलब है कि इस बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक 7 साइज के एरे की जरूरत पड़ेगी। यानी इस बाइनरी ट्री को एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, एरे में स्टोर करने के लिए हमको कितने साइज का एरे चाहिए, 7 साइज का एरे चाहिए। तो हम एक एरे ले लिए, मान लीजिए ट्री टी है, तो टी नाम का एक एरे लिए, कितने साइज का, 7 साइज का एक एरे ले लिए। अब देखिए जब 7 साइज का एरे बना, तो ये एरे किस तरह से बनेगा, ये एरे बन गया 7 साइज का। सब लोग देखिए ध्यान से, 1 1 2 3 4 5
6 और 7। ये हो गया आपका T0, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। ये T0, ये T1, T2, T3, T4, T5 और T6। यानी एक 7 साइज का एरे बन गया, और इस एरे में अब हम इस बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी ट्री को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर किसको रखेंगे? ए, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड कौन है? बी, उसके बाद राइट चाइल्ड सी, फिर बी का लेफ्ट चाइल्ड डी, बी का राइट चाइल्ड ई, और इसी तरह से सी का लेफ्ट चाइल्ड। लेकिन सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो ये जगह खाली रह जाएगा। सी का राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड कहां जाएगा? इस पर जी। इस तरह से देखिए हम इस बाइनरी ट्री को इस एरे के द्वारा रिप्रेजेंट किए, यानी इस बाइनरी ट्री के नोड को हम एरे में स्टोर कर दिए, एरे में रिप्रेजेंट कर दिए। तो यही तरीका कहलाता है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो आप समझ गए। अब देखिए, एक बात जो इसमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जैसा कि हम ट्री के बारे में अभी तक आपको पढ़ाते आ रहे थे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बेसिकली डेटा एलिमेंट्स को उसके हायरार्किकल रिलेशनशिप के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे फादर, उसका चिल्ड्रेन, फिर उसका ग्रैंड चिल्ड्रेन, यानी डेटा एलिमेंट्स को लेवल बाय लेवल उसके रिलेशनशिप से अगर शो करना हो तब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रूट में जो है ये फादर है, ये उसका चिल्ड्रेन है, फिर उसका ग्रैंड चिल्ड्रेन है। लेकिन जब कंप्यूटर के मेमोरी में यानी एरे में जब हम स्टोर करते हैं तो ये सारा नोड तो एक ही लेवल में स्टोर होता है, इसमें तो कोई लेवल ही नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा कि कौन किसका फादर है, कौन किसका चिल्ड्रेन है, कौन किसका ग्रैंड चिल्ड्रेन? मतलब सारा रिलेशनशिप यहां के तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम एरे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आखिर कैसे डिसाइड करेंगे डेटा एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप? कैसे हमको पता चलेगा कि दो डेटा एलिमेंट के बीच कौन सा रिलेशन है, कौन किसका फादर है, कौन किसका चिल्ड्रेन है या किसका ग्रैंड चिल्ड्रेन है? ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, एक्चुअल में इसके लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, कोई ऐसा नोड, जैसे किसी भी पार्टिकुलर नोड का अगर आप फादर जानना चाहते हैं तो देखिए पहला रूल हम बताते हैं, फर्स्ट बताते हैं कि कोई भी नोड जिसका इंडेक्स n है, यानी एक नोड जिसका इंडेक्स n है, अगर आपको फाइंड क्या करना है? फादर, फाइंड फादर, यानी किसी नोड का फादर कौन है ये जानना है। तो अगर किसी भी नोड का फादर जानना हो तो इसके लिए फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं n-1/2, जहां n क्या होगा? उस नोड का इंडेक्स वैल्यू होगा। एरे में जो इंडेक्स है वो इंडेक्स वैल्यू होगा। जैसे देखिए, सपोज आपको जानना है डी का फादर कौन है, तो हम जानना चाहते हैं फादर ऑफ डी। तो देखिए डी का फादर, तो डी का इंडेक्स कितना है? देखिए तो 3 है, यानी फॉर्मूला लगाइए 3-1/2, यानी 3-1 यानी 2/2 इक्वल टू कितना? 1। यानी देखिए 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा, नोड होगा, वो क्या होगा? डी का फादर होगा। देखिए 1 पोजीशन पर कौन है? डी। इसका मतलब बी क्या है? किसका? डी का फादर है। देखिए बी डी का फिगर में देखिए बी डी का फादर है ना। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकुलर नोड के फादर को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं n-1/2। अब जैसे देखिए, किसी भी नोड का अगर आपको लेफ्ट चाइल्ड जानना है कि किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 2n+1। जैसे देखिए, हम इसको मिटा देते हैं, रहने देते हैं। जैसे हमको जानना है फादर, नहीं लेफ्ट चाइल्ड जानना है, फाइंड लेफ्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताए? 2n+1, यानी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2n+1। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं बी जो नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड जानना चाहते हैं, तो बी का देखिए इंडेक्स कितना है? 1। तो फॉर्मूला लगाइए 2 × 1+1, यानी क्या हो गया? 3। देखिए तो 3 पर कौन है? 3 पर देखिए डी है, इसका मतलब डी क्या है? बी का लेफ्ट चाइल्ड है। देखिए डी का लेफ्ट चाइल्ड है।
अब जैसे सी का लेफ्ट चाइल्ड जानना है तो सी का फॉर्मूला क्या है, यही है 2n+1। तो सी का देखिए इंडेक्स कितना है 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। 6 पर देखिए क्या है, नहीं 2 इंटू 2 प्लस 1 ना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 5। देखिए 5 पर क्या है, ब्लैंक है, मतलब कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। देखिए तो सी का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ब्लैंक है। क्लियर है, समझ गए। इसी तरह से आप राइट चाइल्ड भी जान सकते हैं। जैसे अगर राइट चाइल्ड फाइंड करना हो, फाइंड राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला होता है 2n+2, 2n+2। जैसे देखिए अगर बी का राइट चाइल्ड जानना है तो 2n+, तो बी का इंडेक्स कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। 4 पर देखिए कौन है, 4 पर कौन है ई, देखिए ई फादर है, ई राइट चाइल्ड है बी का, इसका मतलब 4 पर कौन है ई, तो ई क्या हो गया राइट चाइल्ड हो गया। इसी तरह से अगर सी का राइट चाइल्ड जानना चाहते हैं तो यही लगाइए 2n+2, यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 6। देखिए 6 पर कौन है जी, देखिए जी लेफ्ट राइट चाइल्ड है, सी का राइट चाइल्ड जी है। तो इस तरह से आप किसी भी नोड का, किसी भी एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ्ट ब्रदर भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेफ्ट ब्रदर के लिए फॉर्मूला होता है n-1। जैसे किसी भी नोड का लेफ्ट ब्रदर जानना हो, जैसे ई का लेफ्ट ब्रदर जानना हो कि इसके लेफ्ट साइड कौन है, तो ई का इंडेक्स देखिए कितना है, ई का इंडेक्स है 4, यानी 4-1 इक्वल टू कितना 3। देखिए 3 पर कौन है डी, देखिए ई का लेफ्ट ब्रदर डी है। इसी तरह से अगर राइट ब्रदर जानना है तो n+1 यूज कर सकते हैं, तो राइट ब्रदर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी ट्री के जो एलिमेंट्स है, बाइनरी ट्री का जो नोड है उसके आपस के रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक चीज आप लोग समझ गए, बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन एरे के थ्रू। लेकिन अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है, अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की क्यों जरूरत होती है। जैसे देखिए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन यानी एरे के थ्रू जब बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें मेमोरी वेस्टेज होता है। कैसे, जैसे अभी देखिए इस बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 7 साइज का एरे बनाए और इसमें एक डब्बा क्या रह गया खाली। कहने का मतलब कि अगर किसी नोड का लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं भी है फिर भी उसका मेमोरी हमको एलोकेट करना पड़ता है, चाहे उसका इस्तेमाल हम करें या ना करें। जैसे अभी देखिए एक ब्लैंक है, अभी फिलहाल छोटा ट्री था तो एक ही डब्बा ब्लैंक, लेकिन हो सकता है कि अगर बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारा मेमोरी वेस्ट होगा। तो इस वेस्टेज को दूर करने के लिए जो एक प्रैक्टिकल और पॉपुलर अप्रोच है बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने का, वो है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम बाइनरी ट्री को एरे के थ्रू ना रिप्रेजेंट करके लिंक लिस्ट के नोड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक एक एलिमेंट्स को लिंक लिस्ट का एक एक नोड क्रिएट करके और उस नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अभी हम आपको यही लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। सेकंड सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ गए। अब हम सेकंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्लियर करते हैं। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की जगह अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम हर एलिमेंट को, जैसे ए है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक लिस्ट का एक नोड बनाएंगे। अब ये नोड कैसा होगा, तो पहले तो हमको लिंक लिस्ट का बनाना पड़ेगा एक, जिसमें हम बाइनरी ट्री को के अलग अलग नोड को रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए हम एक लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री के लिए क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट नाम दे देते हैं बी ट्री, और इसके अंदर एक पार्ट जैसे कैरेक्टर है तो कैर रहने देते हैं, कैर इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन पार्ट, और दूसरा इसी स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं स्ट्रक्ट बी ट्री एस्ट्रिक्स लिंक। नहीं, देखिए बाइनरी ट्री में लेफ्ट और राइट दोनों साइड चाइल्ड होता है, तो आपको इस तरीके से करना होगा, लेफ्ट और राइट दोनों बनाना होगा। एक बनाते हैं सबसे पहले स्ट्रक्ट बी ट्री और इसका एल चाइल्ड,
पॉइंटर बनाते हैं, दूसरा एक इंफॉर्मेशन पार्ट को होल्ड करने के लिए कैर, सपोज इन्फो नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आइटम वगैरह, और तीसरा एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा बी ट्री आर चाइल्ड। और अब देखिए, अब अगर हम इसका एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं रूट, तो अब देखिए इसके लिए मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, तो इस तरह का एक डब्बा बनेगा, इस तरह का एक नोड बनेगा जो आपस में क्या रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट क्या होगा, एल चाइल्ड होगा, जो क्या होगा, पॉइंटर होगा, ये अपने लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को होल्ड करेगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, जिसमें आप आइटम को, एलिमेंट्स को होल्ड करेंगे। और तीसरा पार्ट क्या होगा, ये आर चाइल्ड होगा, जो कि अपने राइट चाइल्ड के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो इस तरह से हम एक नोड बनाएंगे, नोड आपस में 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पहला होगा लेफ्ट चाइल्ड, बीच में इंफॉर्मेशन पार्ट, और दूसरा होगा राइट चाइल्ड। तो इस तरह के एक एक नोड से हम बाइनरी ट्री के एक एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए, हम बाइनरी ट्री के नोड को होल्ड करने के लिए हम एक एक लिंक लिस्ट का एक एक नोड बनाए हैं। अब इसी तरह का नोड बना के इस लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल हम इसको मिटाते हैं और अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। तो अब मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नोड कैसे बनेगा, ये तो आप देख लिए। तो अब देखिए एक नोड बनाते हैं। सबसे पहले रूट के लिए, इसमें रूट आ गया, मान लीजिए इस हर नोड का अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा, इसका एड्रेस है 250। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड के लिए एक लेफ्ट नोड बनाते हैं, इसमें डाल दिए बी को, और इसी तरह एक राइट नोड बनाते हैं, इसमें डाल दिए सी को। मान लीजिए इसका एड्रेस है 120 और इसका एड्रेस है 130। तो ए के लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, यानी इसमें क्या आएगा 120, यानी इसका लिंक बन जाएगा किसके साथ, इसके साथ। और इसी तरह राइट में क्या आएगा 130, यानी इसका लिंक बन गया इसके साथ। अब देखिए बी का भी 2 चाइल्ड है, लेफ्ट और राइट दोनों, तो एक और नोड बनाते हैं इधर लेफ्ट, मान लीजिए इसका एड्रेस है 150, इसमें आ गया डी, और एक राइट साइड बनाते हैं, इसमें है ई, मान लीजिए इसका एड्रेस है 140। तो बी के लेफ्ट में क्या आएगा 150, यानी इसका लिंक बन गया इसके साथ, और बी के राइट में क्या आएगा ई, यानी ई का एड्रेस यानी 140, इसका लिंक बन गया इसके साथ। अब देखिए सी का लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, सिर्फ राइट चाइल्ड है, तो राइट साइड नोड बना दिए, इसमें आ गया ई, मान लीजिए इसका एड्रेस है 160, ये कहां आ जाएगा, सी के लेफ्ट में तो है नहीं, राइट में आ गया 160, अब इसका लिंक बन गया इसके साथ। अब देखिए सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसमें क्या डाल देंगे, नल, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, नल को, मतलब कुछ नहीं। इसी तरह डी का लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, तो सब में क्या आ जाएगा, नल। यही कहलाया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी इस तरह से देखिए इस बाइनरी ट्री को हम लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किए। तो अब देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन में जो मेमोरी का वेस्टेज हो रहा था, वो वेस्टेज यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि जिसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं किए, जिसका राइट चाइल्ड है उसके लिए मेमोरी एलोकेट किए। ठीक है, तो फाइनली यहां, अच्छा यहां जी होगा, अच्छा जी डाल देते हैं, जी, ठीक है। तो फाइनली आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन समझ गए। तो इस तरह से बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन समझे, 2 चीज हम बताए, एक लिंक एरे रिप्रेजेंटेशन यानी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। दोनों आप अच्छे तरीके से समझ गए, और ये एग्जाम के लिए जैसा हम बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए, और आसान भी है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, मेहनत भी नहीं करना है। तो आप इसी तरह से डायग्राम वगैरह के थ्रू दर्शाएंगे तो मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और मेहनत भी कम लगेगा। तो चलिए आज फाइनली इतना ही, एक टॉपिक आज खत्म कर दिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में।